नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ जो शख्स हैं भूपेंद्र चौरसिया डॉक्टर हैं। ये वही भूपेंद्र चौरसिया, आपको याद होगा जब कंझावला केस हुआ था दिल्ली में, तो परिवार की बहुत ज़्यादा मदद की थी डॉक्टर साहब ने, और तमाम जो परिवार के लोग थे उनकी अभी तक मदद कर रहे हैं। चाहे उनको कंपनसेशन दिलाने की बात हो, उसके लिए भी संघर्ष किया जा रहा है। चाहे इस केस को एक पुख्ता तरीके से, ऑब्वियसली वकील रख रहे हैं, लेकिन जो असिस्टेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में कोई अगर आपका साथ दे, परिवार का साथ दे, तो निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भूपेंद्र जी अब इस केस में भी जुड़ गए हैं, जो दिल्ली का शाबाद डेयरी में जो केस हुआ, जिसमें साहिल नाम के एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पुलिस रिमांड पर है। भूपेंद्र जी से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब आप पहुंचे, आपको खबर ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू मिली, जब आप वहां पहुंचे आपने क्या नज़ारा देखा और आप किस तरह से आप असिस्टेंस कर रहे हैं? देखिए सर, पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इस केस को उठाया। शाहबाद डेयरी में जब मैं पहली बार गया तो जो हम OTT पे वेब सीरीज़ देखते हैं, चाहे पाताल लोक हो, चाहे आपका मिर्ज़ापुर हो, वो सब का वहाँ पे मुझे मिक्सचर मिला। क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसा नर्क भी है, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा। वहाँ जब मैं गया, वहाँ पे लोकल लोगों से मैंने बात की, और एक या दो नहीं, तकरीबन 48 आवर्स, 2 दिन में मैंने कम से कम 50 लोगों से बात की। इसमें मतलब 18 साल की उम्र से लेकर 60 साल के लोग थे। सर, उनने मुझे ये बताया है, शाहबाद डेयरी में ये 20 दिन के अंदर 5वां जो है मर्डर है। ये कोई नई बात नहीं है। चूँकि ये मीडिया ने हाइप कर लिया तो ये साक्षी और ये वाला जो है साहिल वाला मुद्दा बहुत उठ गया। शाहबाद डेयरी में 20 दिन के अंदर ये 5वां मर्डर था, और वहाँ पे मर्डर होना या किसी को चाकू मारना, ये सब बहुत आम बात है। वहाँ पे आप ये मान के चलें कि वहाँ पे जैसे हम उड़ता पंजाब कहते हैं, ऐसा उड़ता दिल्ली चल रहा है। वहाँ पे 10-10, 12-12, 13 साल के बच्चे ड्रग्स का नशा कर रहे हैं। वहाँ पे खुलेआम आपकी नकली शराब बेची जा रही है। वहाँ पे घर घर में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये आप भी मान के चलेंगे कि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली पुलिस के आला अफसर इसमें एडेड हैं, बट जो नीचे बीट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, वो सब इनकी नाक के नीचे हो रहा है। और वहाँ पे पुलिस का कोई डर नहीं है। वहाँ पे ये बात मुझे लोकल लोगों ने बताई, क्योंकि कल जब मैं गया था तो आप जब मीडिया में भी देखेंगे, वहाँ पर CRPF के जवानों को तैनात किया गया था। CRPF के जवानों को तैनात करने का यही मकसद था कि वहाँ पे पुलिस से कोई डरता ही नहीं है। अगर मैं किसी को 200-300 रुपये महीने का दूंगा और अगर वो मेरा कोई काम नहीं करेगा तो मैं उसको मार भी दूंगा। तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो लोअर रैंक के ऑफिसर हैं, जो बीट ऑफिसर हैं, उन लोगों के संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं, और नकली शराब बेची जा रही है। और सर, वहाँ पे इवन जो हम जो इंजेक्शंस लेते हैं वो भी खुलेआम हो रहा है। तो सर, अगर हमारा देश का युवा इस तरीके से नशे में होगा, नहीं, ये चीज़ आपने किसी से सुनी या खुद सर मैंने ये तकरीबन 30-40 लोगों से सुनी, मैंने वहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया। और अगर हम साहिल की भी बात करते हैं, आप साहिल का इंस्टाग्राम पेज उठा के देखिए, खुलेआम अपने दोस्तों के साथ बैठ के वो हुक्के पी रहा है, शराब पी रहा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माइनर हैं। तो सर, आप इससे शाहबाद डेयरी का पूरा जो अंदाज़ा है वो लगा सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ जब तक नहीं बोलता जब तक मैं पुख्ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ, मैं एक एजुकेटेड डॉक्टर हूँ। मैंने सारी चीज़ों को बहुत कड़ी से कड़ी मिला के जब मैं गया वहाँ पर सब चीज़ देखी, तो सर, हमारा देश का जो दिल्ली का युवा है वो नशे की आदत में है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ लड़के इस चीज़ की आदत में है, इवन लड़कियां, ओल्ड एज वुमेन्स, मेल्स, सब लोग इस तरीके की आदत में हैं। मतलब आप ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% आपने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर? सर, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो 48 घंटे में ऑब्जर्व जो किया वो किया। वहाँ पे जो लोग 60-60, 70-70 साल से रह रहे हैं, वहाँ वो युवा जिनका घर में कोई ना कोई नशे का आदी बन चुका है, या वो घर के लोग जो इस चीज़ से परेशान हैं, मैं आपको उन सब की आप बीती बता रहा हूँ। मैंने उनसे भी आग्रह किया था कि आप टीवी पे आके इस सब चीज़ों को बोलिए, बट वो लोग कहते हैं कि हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम ये सब बातें बोलते हैं तो अगले दिन वो घरों के लोग हमारे घर में आके मारा पीटी करके चले जाएंगे। और वहाँ पे ऐसा भी चलता है, फॉर एग्जांपल, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, बट आपको पता है कि मैंने आपकी कंप्लेंट कर दी, तो मेरे गिरोह के लोग आपका नाम ले देंगे पुलिस के सामने, और फिर पुलिस आपको परेशान करेगी।
तो कहने का मतलब है ये जब सारी चीज़ें हो रही है तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तो बनती है ना। अगर उनकी नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको पता है, तो क्या हफ्ता आ रहा है, क्या वजह है, क्यों एक्शन नहीं ले रही? देखिए चिराग सर, मैं इसमें एक चीज़ फिर बोलूँगा। दिल्ली पुलिस के जो आला अफसर हैं, आज हमारी बात का माध्यम यही है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जो अरोरा जी हैं, ये जो बड़े बड़े एसीपी डीसीपी हैं, यहाँ तक इवन एमएचए तक ये बात जाए, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के हायर रैंक के ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट में नहीं हो रहा है। ये जो बीट लेवल के ऑफिसर हैं, जिनकी 20-25-30 हज़ार तनख्वाह है, वो लोग के संरक्षण में ये काम हो रहा है। दूसरी बात आपने कहा दिल्ली पुलिस की, तो सर बिल्कुल ये जो घटना हुई है, ये हम सबके लिए शर्मसार करने वाली घटना है। बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस के साथ साथ एलजी के साथ साथ दिल्ली सरकार और कहीं ना कहीं हमारी जो महिला सुरक्षा वाला मुद्दा है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं होंगी, बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, तो हम एक उज्जवल दिल्ली आप कभी वहाँ नहीं गए, बना सकते। परिवार से आपने बात की साक्षी की, क्या उन्होंने बताया किस तरह की लड़की थी साक्षी? 10th उसने पास की, कई सारी चीज़ें और मैं पूछूंगा इसके बाद, पहले इसके बारे में सर साक्षी के बारे में उन्होंने ये बताया कि वो वकील बनना चाहती थी। 10वीं की क्लास उसने रिसेंटली पास करी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप ये भी सुनने में आ रहा है कि वो घर पे नहीं रहती थी, तो उनका ये कहना था कि वो कोई ऐसा नहीं है कि पूरे वक्त घर पे नहीं होती थी। कुछ उसकी एक दो फ्रेंड्स थी जिनके वहाँ पे वो कुछ 5th-6th क्लास के बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करती थी। ये बात उसके फादर ने मुझे कल बताई और उसके बाद शायद मीडिया पे भी उनने बताया। तो वो बच्ची की एक सपना था, एक उड़ान था, वकील बन के अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहती थी। बट उस बच्ची को मतलब अपने एक सेकंड फेज में आने से पहले जो साहिल नाम के शख्स ने बहुत बेरहमी से मार दिया। और आपका मौका लगा साहिल के घर जाने का? वो कितना दूर है वहाँ से? नहीं सर, मैं ऐसे केसेस में मैं विक्टिम के घर कभी नहीं जा मैं विक्टिम के पास जाता हूँ, उनके परिवार से मिलता हूँ। अक्यूज्ड से मैं ना बात करता हूँ, ना उनके परिवार से मिलने में मेरा कोई इंटरेस्ट है। जी जैसे आप परिवार से गए, एक लड़की ने यहाँ पर गुदवा रखा है, Yes. और ये पता चला है कि वो पहले एक रिलेशन में थी, फिर उसका दूसरा रिलेशन, और फिर ये बात सामने आना कि उसको यानी साहिल को ये बात नागवार गुजर रही थी कि उसने उसको चीट किया, धोखा दिया। मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा पर्पस भी ये नहीं है कि बिल्कुल, आपका मत ये नहीं है कि भाई जी, को जी, जी। वो इस तरह का मैं एक्ट समझ करेगा, रहा हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात उसकी प्रूव होती दिख रही है। सर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो बच्ची है साक्षी, ये साहिल के साथ 3 या 4 साल से दोस्ती यारी में थी। जो उसकी सहेलियों से पता चला, 2021 से? हाँ, जो मतलब 2-3 साल से उससे दोस्ती यारी में थी। और जो उसकी सहेलियों से पता चला, वो ये पता चला कि जो साहिल ने कल पुलिस के सामने कहा है कि मेरे रिलीजन के बारे में पता था, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मैं ये नहीं कहता प्यार करना गलत है, बट एटलीस्ट आपको अपनी आइडेंटिटी बता के प्यार करें। अगर कोई साहिल नाम का लड़का राहुल बन के प्यार करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्ची के साथ जो है वो एक फेथ कर लेती हैं 15-16 साल की बच्चियां। तो पहले उसका रिलेशनशिप कोई प्रवीण नाम के लड़के के साथ था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आपने देखा टैटू उसके हाथ में था। उसके बाद जब इसको पता चला कि ये मुस्लिम है और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करी, और वो जो था साहिल को बाजार गुजरा और उसने ये कदम उठाया। किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला? साहिल के बारे में कुछ और जानकारी आपको मिली? सर मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ साहिल के बारे में कि साहिल वहाँ पे राहुल नाम से जो है रह रहा था, माला पहनता था और भोले के गीत गाता था। मैं आपको एक उसके इंस्टाग्राम तो आपने देखा ही होगा, नहीं मैं आपको वो एक बार वो 4 लाइनें भी बोलूँगा, जो मैंने मैं ओम का जाप करूँ शंकर, शैतानों से न डरूँ शंकर, तूने सब कुछ दिया है बिन मांगे, कैसे तेरा शुक्र करूँ शंकर, हर वक्त करूँ मैं शिव शिव शिव। सर एक बात बताइए, प्यार करना गलत नहीं है, मैं मानता हूँ। बहुत सारे मैंने देखा है, लड़का हिंदू होता है, लड़की मुस्लिम होती है, या वाइस वर्सा। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग होते हैं, शादी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अपना रिलीजन, अपनी आइडेंटिटी छुपा के ये करते हैं, तो ये बहुत गलत है। दूसरी बात, साहिल वहाँ पे जो मुझे पता चला है कि वो और भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, पहले भी वो लोगों के साथ कुछ मारा पीटी में इन्वॉल्व था। तो कुल मिला के एक हमारी 16 साल की बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। अब देखिए, मैं कभी भी लव जिहाद जैसी चीज़ों को एनकरेज नहीं करता, मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ। बट ये बात भी समझने वाली है कि क्यों हमारे हिंदू बच्चे ही शिकार होते हैं। मुझे एक चीज़ और बताइए, ये जो बात आपने कही, वहाँ आपने सबका सोशियो इकोनॉमी प्रोफाइल जानने की कोशिश करी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई एक यूजुअली एक लड़की जो होती है वो किसी के घर में 10 दिन क्यों रुकेंगी,
और माँ बाप ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों नॉर्मली माँ बाप बोलते हैं नहीं जाने देते, मिडिल क्लास फैमिली में है। तो यहाँ मैं लड़की के कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी विचित्र लगी। और ये आपने पूछने की कोशिश की? नहीं, मैंने उसके फादर से बिल्कुल पूछने की कोशिश करी कि वो भावना के या नीतू के साथ क्यों रहती है, उनके घर पे क्यों रहती है। तो उनका ये कहना था, चूंकि मैं कल उनका घर देख के आया हूँ, सर उनका घर बिल्कुल मुझे लगता है इससे भी ऑलमोस्ट हाफ होगा, और ना प्रॉपर पंखा था ना कूलर था, बहुत बुरी स्थिति थी। तो उनका ये कहना था कि ये वहाँ पे चूँकि जो इसमें नीतू नाम की जो महिला हैं उनका हस्बैंड जेल में है, तो वहाँ पे उनके बच्चों को पढ़ाना वगैरह, और भी वो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बच्चे आते हैं वहाँ पे, उनको वो पढ़ाया करती थी, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा रहती थी और आती जाती रहती थी, मतलब वो माँ बाप से मिलती रहती थी। बट मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा, चूँकि आपने ये सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की बात डाली है सर, वहाँ पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ के लोकल लोगों से, वो ये पता चला है कि वहाँ पे काफ़ी ओपन लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन घर घर में हो रहा है। और एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ, कल जब मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश करी कि कभी आपने अपने विधायक को कहा, क्योंकि सर देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, ऑब्वियस सी बात है, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो सब लोग पुलिस पे उंगली उठाते हैं, और पुलिस का फेलुअर है इसमें, हम कुछ भी, एलजी का भी फेलुअर है अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दिल्ली सरकार के एमएलए जो वहाँ के चुने हुए एमएलए हैं, जब वहाँ पे आपके शाहाबाद डेयरी के लोग उनको कहते हैं कि आप क्यों नहीं कुछ करते, तो उनका ये कहना होता है कि आप लोगों ने मुझे नहीं जिताया, मुझे बादली के लोगों ने जिताया है। अच्छा, इस तरह की बातें होती है। तो सर मुझे लगता है कुल मिला के ये सभी का एक फेलुअर मैं कहूँगा। इसमें एक चीज़ और भी कई लोग पूछ रहे थे, मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, आपको लगता है एज एज अ एजुकेशनिस्ट कि वहाँ कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी ढील थी थोड़ी बहुत, या ये कहा जाए कि इसको मैं ढील नहीं कहूँ तो इसको इस सेंस में कहूँ कि भाई एक तो आप चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे हैं अपने बच्चे पर, दूसरा कई बार बच्चा इसलिए आपसे सच नहीं बोलता क्योंकि आप विरोध करते हैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बच्चा कहता है चलिए झूठी बोलने में। तो क्या रिलेशन के बारे में परिवार को नहीं पता था? और जब साहिल के बारे में इसको पता चला था तो ऑब्वियसली हर कोई ये चाहेगा पीछे हट जाएगा, बहुत आसान तरीका है पीछे हट जाओ आप जब ऐसा। सर देखिए, पहली बात आपने जो कही वो बिल्कुल सही है। आज कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स और बच्चों में अच्छा कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। जहाँ तक मुझे उसके फादर ने बताया, उनने रोते रोते ये कहा कि अगर मुझे 1% भी पता होता कि मेरी बच्ची इतनी परेशान है तो मैं कभी भी उसके साथ इतना बुरा नहीं होने देता। ठीक है, तो इसका मतलब बच्ची ने नहीं बताया? नहीं बताया, फैमिली को बिल्कुल भी। साहिल क्या वजह हो सकती है? सर यही वजह हो सकती है कि या तो बाद में उसको पता चल गया इंटरकास्ट था, तो अब घर पे बता के मैं क्या करूंगी। सबसे पहले तो वो खुद ही टूट गई थी कि राहुल बोल के, सनी बोल के मेरे को प्यार किया, और आज वो जो है साहिल निकला। तो मुझे लगता है सर, और 15-16 साल का बच्चा बहुत इमेच्योर्ड होता है, बस 10वीं पास की थी, ऐसे में इमेच्योर होता है, तो जिम्मेदारी किसकी? सर मैं ये मानता हूँ इसमें कहीं ना कहीं परिवार की भी गलती होती है, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी होते हैं। अगर परिवार का प्रॉपर गाइडलाइन हो, प्रॉपर वॉच करें, मुझे लगता है आज की डेट में हम जो 9th या 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनको ये मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, हमको नहीं पता कि इससे वो लोग क्या करने वाले हैं। तो मुझे लगता है अगर फैमिली का वॉच होता तो ये बहुत बड़ी घटना जो है वो होते होते रहती। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, वहाँ पे जो लोकल लोग भी थे, आपने देखा जो CCTV फुटेज आया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जो बिल्कुल ब्लर नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। सर उसमें जब उसने चाकू मारा है तो वो यहाँ पे जाके घुपा है, और वो मतलब बहुत बुरी तरीके से, और वहाँ से लोग भी निकल रहे थे। एक इंसान ने पकड़ने की भी कोशिश करी, बट मुझे लगता है सर दिल्ली में जो उस वक्त वहाँ पे लोग थे, सिर्फ देखिए, सिर्फ दिल्ली पुलिस या सरकार कुछ नहीं करेगी, आम लोगों को भी जागरूक होना। बताइए, आप अगर वहाँ होते आप बचाने की? सर मैं बिल्कुल बचाने की कोशिश करता। अरे अगर मेरे को डर लगता, मुझे लगता मैं वहां पास नहीं जा सकता, वो मुझे चाकू मार देगा, मैं ईंट उठा के मारता, मैं कुछ करता, बट मैं बचाने की कोशिश करता, और मुझे तो पंगा लेने में बिल्कुल मजा आता है। अगर हमारी बच्ची, हमारी बहन ऐसे दरिंदे से, अगर कोई दरिंदा उसको मार रहा है, तो मुझे लगता है वहां के लोगों का क्या दिल नहीं था? दिल्ली में हम कहते हैं दिल्ली के लोगों का बहुत दिल है, तो वहां तो मुझे लगता है किसी का दिल नहीं था। ऐसी खुलेआम ये वारदात हो जाना, ये बहुत ही गमगीन और हमारी दिल्ली के लिए बहुत शर्मनाक बात है सर। इसमें जो चीज़ एक और निकल कर आ रही है, वो चलिए हम साहिल के माइंडसेट का क्या डिस्कस करें, उस आदमी का जो शुरू से ही मुझे लग रहा है परिवार ने खुली छूट। नहीं, आपने जो माइंडसेट की बात की, मैं फिर कहूँगा, जो भी वारदातें होती हैं इलीगल, आप कोई भी वारदात उठा के देख लीजिए, उसमें एक कॉमन चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी अल्कोहल, ड्रग्स।
जब आदमी का सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल एकदम उसको कंट्रोल में नहीं होता, वो उस वक्त ऐसी वारदातें करता, चाहे रेप हो चाहे उससे पहले वो चीज़ खाने का जो मोटिवेशन या वो चीज़ खाने के लिए कोई प्रेरित करता है वो तो है ना सर। जब 15 दिन पहले वो जाके चाकू खरीद के ला रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा प्लान अप कर रहा है, मैं कह रहा हूं सर ऐसे इंसान के लिए आप तुरंत फास्ट ट्रैक बनाओ और तुरंत फांसी पे चढ़ाओ। आपको ये लगता है कि केस में सिर्फ इसका अकेले का इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि एक फुटेज और आई जिसमें कि लड़के से बात करता हुआ दिख रहा है, उस समय क्या ऐसी बात चल रही थी? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना कोई सिंगल हैंडेड बात नहीं है। मुझे लगता है अगर मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को हर एंगल से देखना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि नीतू और भावना को भी बिठा के इंटरोगेट करें, क्योंकि शायद वो बहुत सारी सच्चाई बता सकती हैं साहिल और साक्षी के बीच की, जो शायद आप और हमको नहीं पता। तो मुझे लगता है नीतू को, भावना को बुला के इंटरोगेट करे पुलिस, पता करे वहां पर क्या चल रहा था, और वो जो लड़का जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसको भी बुलाया जाए। क्योंकि सर देखिए, ये सिर्फ एक बच्ची की मौत की घटना नहीं है, ये जो दर्दनी मौत है। और माइंडसेट की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली आरोपी के माइंडसेट की, देखिए वो तो ये तो समझ में आ रहा है कि उसके घर वाले उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो सब कुछ रील्स बना रहा है, हुक्का पी रहा है, शराब पी रहा है, वो तमाम ऐसी घटनाएं करने कलेवा पहन रहा है, मतलब जस्ट ही वांट टू शो हिमसेल्फ दैट आई एम अ हिंदू, आई एम राहुल। सर मेरा फिर वही चीज़ कहना है, डोंट हाइड योर आइडेंटिटी। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम एक सेकुलर देश में रह रहे हैं, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, बट वहाँ पे वो साहिल की जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल क्लियर है। इस पूरे घटना से आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, हम हर पहलू पर बात करना उचित होगा। एक लड़की जो अपनी फैमिली को बता नहीं रही है, उसकी फैमिली पूछ नहीं रही है, उस लड़की की सोशो इकोनॉमी बैकग्राउंड बहुत वीक सेक्शन से है। ऐसे में एक माइंडसेट ये भी होता है, मैं बहुत गरीब हूँ, चलिए मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी, मैं अपने करियर पर फोकस करती हूँ। फिर एक उसकी कच्ची उम्र है जिसमें बहकना भी बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टांस है, नॉर्मल सर्कमस्टांस है। एक दूसरी तरफ एक ऐसा आरोपी है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो इसके माँ बाप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ऐसे में ये घटना हो जाना, और ऐसे में पुलिस का रोल प्लस वहाँ लोगों को जो तमाशबीन रहे उनका रोल, ये सारी टोटलिटी में इस केस में क्या ऐसे 5 पॉइंट्स है जो अगर हम लोग फॉलो करें तो इस तरह की वारदातों से बच सकते हैं? सर सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को कंटिन्यूसली ऐसे जो कच्ची उम्र के बच्चे हैं उन पे मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। क्योंकि बच्चे आजकल क्या होता है ना सर, रिलेशनशिप में बहुत जल्दी बहक जाते हैं। 12-13 साल 14 साल के बच्चों को लगता है कि जो हमारी ज़िंदगी में वही सब कुछ है। सेकंड चीज़ सर ये है कि पुलिस को हायर लेवल पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर ही जो है उड़ता दिल्ली हो रखा है। आपको जे कॉलोनीज जो हैं, दिल्ली की जे कॉलोनीज हैं, वहाँ पे सुपरविजन होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट सर, केजरीवाल साहब जब कोविड था तो इनके जो मार्शल थे वो गाड़ियों के सामने कूद जाते थे, आपने मास्क नहीं लगाया चालान दो, मॉल में घुसते थे। तो ऐसे मार्शल जो हैं, केजरीवाल साहब जो हैं, एलजी को गाली देने से अच्छा ऐसे मार्शल ऐसी जे कॉलोनी में, स्लम्स में पर्टिकुलर लगाएं, जिससे उन लोगों को जो इस तरीके से डरे हुए हैं, अगर वहां पर कुछ ऐसा सुपरविजन होता तो शायद ये बच्ची अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, उनको जाके बताती। तो ऐसी जे कॉलोनीज में मार्शल लगाए जाएं, चाहे केंद्र सरकार लगाए चाहे दिल्ली सरकार लगाए। चौथी चीज़ सर, ऐसा जो खुलेआम ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, नकली शराब बेची जा रही है, उसको तुरंत जो है MHA इस पे लोगों की क्या सर ऑब्वियस ही बात है, लोगों की धारणा बदलनी चाहिए। सर देखिए मेरी बात को समझें, सामने अगर मेरी बहन को कोई तमाचा मारेगा तो मैं जाके लड़ूंगा, उस चीज़ के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। बट दूसरी की बहन को अगर कोई तमाचा मारा और अगर आप जाके लड़ते हो तो आप एक सच्चे हिंदुस्तानी और सच्चे इंसान हो। तो मेरा मानना है कि लोगों का ये सोचना कि नहीं यार मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों किसी के पछड़े में फंसूँ, ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। क्योंकि आज जहाँ पे कोई और है वहाँ कल आपकी बहन बेटी भी हो सकती है। तो आपको ये सोच रखना है, सामने जो भी महिला है वो मेरी कोई रिश्तेदार है, मेरी बहन है, मेरी बेटी, और मैं उसको बचाऊँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, यहाँ पे सर क्या हो रहा है ना, देखिए केंद्र सरकार कह रही है कि ये लव जिहाद है, केजरीवाल कह रहा है कि नहीं ये LG का फेलुअर है। मैं कह रहा हूँ सर ऐसे फेलुअर से दिल्ली की बच्चियाँ मरती रहेंगी। 2012 में निर्भया होता है, फिर ये वाला कांड होता है। तो सर हम लोग जब ये प्रॉब्लम होती है हम सब बैठते हैं, मीडिया भी बहुत एक्टिव होता है, और बाद में हम सब क्या करते हैं सर, मुझे लगता है कुछ पॉलिसी बननी चाहिए वुमेन्स के लिए, स्पेशली दिल्ली में कोई सेपरेट कोर्ट्स बननी चाहिए जहां पे ऐसे रेप के मामले या ऐसे मर्डर के मामले तुरंत सुने जाएं। लोगों के अंदर डर हो कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। या तो डर हो या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, दोनों चीज़ें हो। तो खैर डॉक्टर साहब वहाँ गए थे, 2-3 दिन वहाँ बिताए हैं, पेरेंट्स से बात की है, वहाँ के हालात समझे, और आपने देखा किस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हालात है। जो इलाका है यानी कि शाहबाद डेयरी का, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ऐसे में
ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए जो वहाँ ये इलीगल धंधा कर रहे हैं। पुलिस को और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, खासकर बीट स्टाफ जो है वो और ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। और ऐसे में देखना होगा अब दिल्ली पुलिस क्या सिर्फ इस केस को एक केस की तरह ट्रीट करेगी या फिर आने वाले वक्त में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।